मुस्तफ़ा कमाल को खामोश कर दिया गया। क्या अनीस कायम खानी के भी दुबई का टिकट कटाने का वक्त आ गया है? क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी की शराफत एमक्यूएम की तबाही का सबब बन रही है? अनीस कायम खानी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से मुलाकातें क्या चिराग के बुझने से पहले फड़फड़ाने की अलामत है? क्या एमक्यूएम में जम होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन में ताहाल बतौर पार्टी रजिस्टर्ड पीएसपी को दोबारा जिंदा किया जाएगा? क्या टूटती फिर सिमटती और एक बार फिर बिखरती एमक्यूएम अब महाजिर कौम की उम्मीद नहीं रही? उम्मीदें क्या अब दोबारा सिर्फ एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन से वाबस्ता हो गई हैं? क्या एमक्यूएम की मौजूदा हालत के जिम्मेदार सिर्फ रहनुमा हैं या बाहर से भी डोरें हिलाई जा रही हैं? और क्या वाकई महाजिर कौम की तकदीर कोयले से लिखी गई है? ये सब और कराची की मौजूदा हालत और सियासत पर आज मैं बात करूंगा। लेकिन मैं इन दिनों संजीदगी से सोच रहा हूं कि सियासत पर डिस्कस करने के लिए एक अलग चैनल बना दिया जाए और एफआईआर को सिर्फ क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए मुख्तस कर दिया जाए। और मुमकिन है कि सियासत पर अगली गुफ्तगू आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल पर मिले। तो उस वक्त तक इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सिलसिला जारी रखिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे वाकई सियासत के लिए चैनल अलग कर देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि एमक्यूएम पर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने एमक्यूएम पर बात करना तकरीबन छोड़ ही दिया था। लेकिन इन दिनों एमक्यूएम से मुताल्लिक जो खबरें आ रही हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया कि एमक्यूएम पर बात होनी चाहिए। शायद कि कुछ लोगों को आईना दिखाना इस शहर के हक में बेहतर हो जाए। एमक्यूएम में इस वक्त कब्जे की जंग तूल पकड़ चुकी है। वो एमक्यूएम जो अपने नज़्म ज़ब्त के एतबार से एक मिसाली जमात समझी जाती थी, आज रेजा रेजा होकर बिखर रही है। और अफसोस इस बात का है कि ऐसा करने वाले कोई और नहीं, इसी एमक्यूएम के नाम पर बनने वाले और आज रहनुमा के टैग के साथ घूमने वाले कुछ अनापरस्त हैं। एमक्यूएम की तारीख बताती है कि एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिशें हमेशा ज़रूर बाहर से हुई, लेकिन इस्तेमाल अपने हुए, चाहे वो 1992 हो या 2016। कभी हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए जिस जमात की खुशनुदी चाहिए होती थी, आज वो बेमानी सी होकर रह गई है। और हाल यह है कि एक तरफ कराची मसाइल का गढ़ बनने के बाद अब इससे निकलता नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ एमक्यूएम अपने दाखिली इंतशार से निकलती नज़र नहीं आ रही। हालत दोनों की तकरीबन एक जैसी है। वैसे भी कभी एमक्यूएम और कराची एक ही चीज़ के दो नाम हुआ करते थे। एमक्यूएम की मौजूदा शक्ल को 10वां साल चल रहा है। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन की लंदन से तकरीर और उसमें लगने वाले मुतनाज़ा नारे के बाद एमक्यूएम दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी है। और रही सही कसर 12 जनवरी 2023 को पीएसपी और एमक्यूएम के इंतजाम ने पूरी कर दी। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के पीएसपी को ख़त्म करके एमक्यूएम में शामिल हो जाने के बावजूद उनका माजी उनका पीछा नहीं छोड़ता। जब उन्होंने एमक्यूएम को दफन करने का नारा लगाया था, कहते हैं जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं जाता, तो हकीकत यही है कि एमक्यूएम की आज की हालत सिर्फ उस एक नारे के गिर्द घूम रही है। मैं एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी सदक़े दिल से पीएसपी ख़त्म करके एमक्यूएम में शामिल हुए और पीएसपी और एमक्यूएम का इंज़माम किसी की ख्वाहिश पर नहीं हुआ था। हालांकि तसव्वुर करना भी महाल है, लेकिन चूंकि मैं ऐसा सिर्फ लम्हे के लिए कर रहा हूं, इसलिए बात इससे आगे बढ़ाते हैं। और बात यह है कि 22 अगस्त 2016 के बाद वाली एमक्यूएम के अक्सर रहनुमाओं और कारकुनों ने इसे कबूल नहीं किया है और वो इसे पीएसपी को एमक्यूएम पर ज़बरदस्ती थोपने के मुतरादिफ समझते हैं। एमक्यूएम के कारकुनों की अक्सरियत ये समझती है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी को एमक्यूएम में भेजा गया है ताकि वो एमक्यूएम को दफन करने के अपने नारे को अमली जामा पहना सकें। और एमक्यूएम में मौजूदा कशमकश भी इसी की एक कड़ी है। एमक्यूएम में कभी भी ओहदों की जंग नहीं रही थी और ओहदों की बंदरमाट भी कभी नहीं होती थी। एक तरीक़ेकार था कि हर ओहदे के लिए इंटरव्यूज़ किए जाते थे और जिसे काबिल समझा जाता था उसे ओहदा दे दिया जाता था। लेकिन आज की एमक्यूएम का ये हाल है कि शहर की बदतरीन हालत हो या मुल्क की सियासत, सब कुछ एक तरफ है और एमक्यूएम में सेक्टर्स की सतह पर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अंदरूनी खाना तो बहुत कुछ काफ़ी अरसे से चल ही रहा था, लेकिन आज के डिजिटल मीडिया के दौर में अब सब कुछ सामने भी आने लगा है
और इस कहानी का आगाज़ फेडरल बी एरिया सेक्टर कमेटी के ऐलान से हुआ है। जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो में फेडरल बी एरिया सेक्टर के ऐलान पर रद्द अमल सामने आया। यूथ जब खड़ी होती है तो फिर जो ना वो सब कुछ अपने साथ भाग के ले जाती है। तो होश के ना खुलो भाई, होश के ना खुलो। ये G8 का जो टोला बना हुआ है, जो जिनके आपस में एक दूसरे धंधे जुड़े हुए, ये धंधे खत्म करें, ये एमक्यूएम के कारकुनों को आगे लेकर आए, एमक्यूएम के कारकुनों को फोकस दें। इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से ना हम चलने देंगे। एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना है कि इस मामले को पीएसपी की जानिब से इशू बनाया गया है और इस सब के पीछे जो शख्स सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है वो साकिब गनी है, जो घाट घाट का पानी पी चुका है। ये शख्स एमक्यूएम को छोड़कर पीपल्स पार्टी में चला गया था, वहां से पीएसपी और फिर पीएसपी के साथ एमक्यूएम में वापस आया। इस शख्स पर फेडरल बी एरिया में पोर्शन माफिया का हिस्सा होने का भी इल्ज़ाम लगता है और ऐसे अफराद की वजह से एमक्यूएम बदनाम हो रही है। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने फेडरल बी एरिया सेक्टर कमेटी के मामले पर भी वजाहत देते हुए कहा है कि जो सेक्टर कमेटी अनाउंस की गई उसके इंटरव्यूज़ में पीएसपी से आए हुए रहनुमा भी शामिल थे और उनकी ही दी गई फहरिस्त में मामूली रद्दोबदल के बाद सेक्टर कमेटी अनाउंस कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद एमक्यूएम में पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान खिंच जाने वाली लकीर वाज़ेह नज़र आने लगी है और सोशल मीडिया पर यगे बाद दीगरे आने वाली मुख्तलिफ वीडियोज़ ने इसके हकीकी होने पर तस्दीक की मोहर भी सब कर दी है। मैं ये बात जब बंद कमरे में कह रहा था तो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अभी मुझे एक हफ्ता हुआ है, ये मेरा 5वां-6वां विजिट है सेक्टर में। मैं कराची के हर सेक्टर में जाऊंगा, फिर हैदराबाद, नौबशाह सेक्टर, मीर पुखार हर जगह जाऊंगा और फिर भी तुमने मेरे कारकुनान को तकसीम करने की कोशिश की तो खुदा की कसम बहादुराबाद में सब कारकुनों को इकट्ठा कर दूंगा। शहर की बदतरीन सूरत हाल और महाजिर कौम के हाल और मुस्तकबिल से बेपरवाह एमक्यूएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मैंने इस सारी सूरत हाल पर बात की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एमक्यूएम में अना की जंग जोरों पर है। एमक्यूएम के बाज़ रहनुमा अनीस कायम खानी को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं और अनीस कायम खानी जवाबन उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत पर भी आता हूं, लेकिन पहले ज़रा इस सारी सूरत हाल में एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के किरदार पर बात कर लेते हैं। हालत ये हो चुकी है कि एमक्यूएम के पुराने रहनुमा हों या एमक्यूएम में शामिल होने वाली पीएसपी के रहनुमा, सबका यही कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की शराफत और खामोशी एमक्यूएम की मौजूदा हालत की जिम्मेदार है। वो इसे खालिद मकबूल सिद्दीकी में फ़ैसला साजी की कमी भी करार देते हैं। तंजीम से मुताल्लिक अहम फैसलों का बोझ भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने कांधों से उतार कर डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक पर डाल दिया है और फिर इन दोनों रहनुमाओं के बाज़ फैसलों से एमक्यूएम में मज़ीद इख्तिलाफात सामने आ गए। और एक ऐसा ही मामला है पीएसपी से अनीस कायम खानी के साथ आने वाले सुहेल कमांडो नामी कारकुन का। सुहेल कमांडो ने एमक्यूएम की रुकन सिंध असेंबली बिल्किस मुख्तार पर एक मौके पर गन तान ली थी और ये मामला जब क़यादत के इल्म में आया तो सुहेल कमांडो की रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। इसका नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन फिर अनीस कायम खानी गवर्नर हाउस चले गए और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुदाखलत पर सुहेल कमांडो की मुअत्तली का ये परवाना जारी नहीं हो सका। अनीस कायम खानी ने इन दोनों वाक़यात के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों के साथ मीटिंग्स की हैं और इन मीटिंग्स में उनकी ज़ुबान और लहजा दोनों ही काफ़ी सख्त नज़र आए हैं और इस बात ने एमक्यूएम की क़यादत को मजबूर किया कि वो उन हलकों में बात करें जहां के दबाव पर एमक्यूएम पीएसपी से इंज़माम पर राज़ी हुई थी। एमक्यूएम ने इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल के मामले पर भी बात की थी और उसके बाद ही मुस्तफ़ा कमाल को एमक्यूएम की सियासत में उलझने की बजाय खामोश होकर अपनी वजारत पर फोकस करने का मैसेज मिला था। मुस्तफ़ा कमाल की वजारत कैसी चल रही है इस पर भी आगे चलकर बात करूंगा। फिलहाल ये बता दूं कि इस बार एमक्यूएम की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि अनीस कायम खानी से कहा जाए कि वो दुबई का टिकट कटवा लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में आमिर खान ने कटवाया था। अनीस कायम खानी को अभी तक ऐसा कोई मैसेज तो पास नहीं हुआ है, लेकिन एमक्यूएम के अक्सर रहनुमा ये समझते हैं कि एमक्यूएम में दाखिली इंतशार को ख़त्म करने का यही एक तरीका है कि या तो अनीस कायम खानी भी दुबई जाकर चुप होकर बैठ जाएं या फिर वो वापस पीएसपी को ज़िंदा कर लें ताकि एमक्यूएम एक मुखालिफ सियासी जमात के तौर पर उसका खुलकर सामना कर सके। एमक्यूएम के वो रहनुमा भी जो जनवरी 2023 से पहले एमक्यूएम
और पीएसपी के इंजमाम को ज़रूरी समझते थे, आज उनकी सोच भी ये बन चुकी है कि पीएसपी एमक्यूएम में शामिल होने के बाद एसेट यानी असासा बनने की बजाय बैगेज यानी बोझ बन गई। और ये रहनुमा ये भी समझते हैं कि पीएसपी से इंजमाम की वजह से एमक्यूएम का वोट बैंक और एमक्यूएम की महाजिर कौम में हिमायत दोनों में कमी आई है, क्योंकि पीएसपी से आने वाले कारकुनों की अक्सरियत वो है जो या तो जेलों में थी या खुद पर मुकदमात की वजह से घरों से भागी हुई थी। इनमें वो भी शामिल हैं जो मिसिंग थे और अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल की वजह से अपने घरों पर लौटे। वो ज़ाती तौर पर अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल के एहसानमंद हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। उनके लिए एमक्यूएम नहीं, शख्सियत अहम है और यही असल में स्ट्रीट पावर भी है। और पीएसपी से आई हुई क़यादत इसे प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। एमक्यूएम के रहनुमा समझते हैं कि आस्तीने चढ़ाए हुए और कमर में टीटी पिस्तौल ओढ़े हुए एक कारकुन भी एमक्यूएम के उन 10 कारकुनों पर भारी पड़ जाता है जो तालीम याफ्ता हैं और एमक्यूएम में नज़्म ज़ब्त को फॉलो करते हैं। इधर अनीस कायम खानी ये समझते हैं कि एमक्यूएम के मौजूदा मसाइल की वजह पीएसपी और एमक्यूएम नहीं है, बल्कि उनका इख्तिलाफ तंजीम को चलाने के तरीक़ेकार पर है। अनीस कायम खानी सवाल उठाते हैं और बज़ाहिर ये सवाल दुरुस्त भी मालूम होता है कि तंजीमी फ़ैसलों के लिए एमक्यूएम की मरकज़ी कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया जाता। अनीस कायम खानी इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी का आखिरी इजलास 1 साल पहले हुआ था और उसके बाद कोई इजलास नहीं बुलाया गया और तंजीम से मुताल्लिक अहम फ़ैसले बग़ैर मुशावरत के और बाला ही बाला कर लिए गए, जिसमें वजारतें कबूल करने के फ़ैसले भी शामिल हैं। अनीस कायम खानी कारकुनों को अपनी ताकत समझते हैं और उनका कहना है कि कारकुन मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं कि कारकुनों के मसाइल पर बात हो, शहीदों, असीरों और लापता कारकुनों के मसाइल पर बात हो। लेकिन एमक्यूएम की क़यादत इन मसाइल पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने जब अनीस कायम खानी से सवाल किया कि क्या एमक्यूएम में आइन पर अमल नहीं किया जा रहा, तो अनीस कायम खानी का जवाब था कि एमक्यूएम जैसी तंजीमें आइन पर नहीं, तरीक़ेकार पर चलती हैं। अनीस कायम खानी ने इस बात से भी इनकार किया कि मुस्तफ़ा कमाल को एमक्यूएम की सियासत में ना पड़ने का पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी वजारत के मामलात में मसरूफ़ हैं और मैं भी एमक्यूएम नहीं छोड़ा। मुझे ओहदों का कभी लालच नहीं रहा, मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल से मुतालिक अनीस कायम खानी ने जो दावा किया है वो कितना सच्चा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चुप रहना मुस्तफ़ा कमाल के मिजाज के ख़िलाफ़ है। और मुस्तफ़ा कमाल का जो मिजाज है उसका हाल यह है कि मुस्तफ़ा कमाल ने 10 मार्च 2025 को वफाकी वज़ीर सेहत का मनसब संभाला था और इन 7 माह में 3 वफाकी सेक्रेटरी उनके साथ काम करने से इनकार कर चुके हैं। रहनुमा एक दूसरे के बारे में जो भी कहते हों, इस सारी सूरत हाल और मौजूदा मंजरनामे ने एक बात तो साबित कर दी है कि एमक्यूएम की मौजूदा क़यादत, जिसमें पीएसपी की साबका क़यादत भी शामिल है, इस शहर के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उनका बुनियादी मसला आवाम में तेज़ी से गैर मकबूल होती एमक्यूएम के ओहदों का हुसूल है। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे भी कोई गेम है? आइए ज़रा इस गेम का भी तज़किया कर लेते हैं। कराची के हालात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब से ख़राबतर होते चले जा रहे हैं। बुनियादी मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है और कॉस्मेटिक आइटम्स से पिक्चर में रंग भरे जा रहे हैं और नया कॉस्मेटिक आइटम ई चालान है। कराची के शहरियों को कानून का पाबंद बनाने के नाम पर लूट मार का नया धंधा। और ऐसे में मुझे साबिक आईजी जेल यामीन खान याद आ जाते हैं, जो कहते थे कि कराची की दोनों जेलों सेंट्रल और मलीर में मौजूद कैदियों में से 98% का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। यानी कराची के 98% शहरी कानून की पाबंदी करते हैं और कराची के इन्हीं शहरियों पर ई चालान इन दिनों एक अजाब की तरह मुसल्लत किया जा रहा है। शहरियों के घरों पर आने वाले चालान उल्टा पुलिस को ही एक्सपोज कर रहे हैं। टीपू सुल्तान से 4 साल पहले चोरी हो जाने वाली एक मोटरसाइकिल का ही मामला ले लीजिए। जो मोटरसाइकिल 4 साल पहले चोरी हो गई थी, उसे बगैर हेलमेट चलाने पर शहरी को घर पर ई चालान मौसूल हो गया। यानी वो मोटरसाइकिल शहर में 100 से ज़ायद थानों और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के होते हुए भी 4 साल से शहर की सड़कों पर चल रही थी, लेकिन पुलिस को नज़र ना आई, कैमरे को नज़र आ गई।
और उसके बाद ई चालान भेजने के लिए महकमा एक्साइज से शहरी का घर का एड्रेस तो निकल आया, पुलिस रिकॉर्ड से यह निकल कर नहीं आया कि मोटरसाइकिल तो 4 साल पहले चोरी हो गई थी। खैर, इस पर जल्द अलग प्रोग्राम करूंगा। अभी बात हो रही है कराची के मसाइल और कराची की नुमाइंदा होने की दावेदार एमक्यूएम की। एमक्यूएम इतनी बेमानी हो चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, कोई भी एमक्यूएम को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई की हुकूमत गिराए जाने के वक्त एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए जो तहरीरी मुआहदा हुआ था, जिसके गवाह मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ थे, उस मुआहदे के मीम पर भी आज तक पीपल्स पार्टी ने अमल नहीं किया है। और जो उस मुआहदे के जामिन थे वो भी खामोश बैठे हैं, क्योंकि एमक्यूएम अपने अंदरूनी खलफशार से ही निकल नहीं पा रही। कमज़ोर एमक्यूएम किसकी ज़रूरत हो सकती है? यकीनन पीपल्स पार्टी की, और यही असल गेम है। पीपल्स पार्टी जो शहर पर काबिज होने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, चाहे वो पहले से नोटिफाइड कराची के मास्टर प्लान को पस पुश डालकर नया मास्टर प्लान बनाकर तमाम इदारों को कंट्रोल में लेने की कोशिश हो, या मौजूदा इदारों में कराची के अफसरान को नज़रअंदाज करके अंदरूनी सिंध से अफसरान लाकर तैनात करने का मामला, सोलर सिस्टम के नाम पर करप्शन हो या यूनिवर्सिटी रोड पर बनने वाले रेड लाइन मंसूबे में, हर जगह पीपल्स पार्टी खुलकर खेल रही है, क्योंकि उसके सामने मुज़ाहमत करने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या एमक्यूएम में मौजूदा अंदरूनी लड़ाई भी पीपल्स पार्टी फंडेड हो सकती है? ये वो सवाल है जो मैंने एमक्यूएम के मुतादिद रहनुमाओं के सामने रखा, और अक्सर के ख्याल में ऐसा मुमकिन है। और एक रहनुमा ने तो इसके लिए दलील दी कि सिंध असेंबली में एमक्यूएम की फ्रेंडली अपोजिशन ही देख लीजिए। बात तो ठीक है, पीपल्स पार्टी को इदारे हों या अफराद, उन्हें करप्ट करना आता है। और जब आप मुसलसल इख्तिदार में हों और सरकारी इदारे मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में आ चुके हों, तो फिर किसी को मुकदमे या गिरफ्तारियों के जरिए डराने की बजाय उसे करप्ट करके काबू कर लेना ज़्यादा आसान होता है। और पीपल्स पार्टी इसी फार्मूले पर अमल पैरा है। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल का एक फ़ायदा एमक्यूएम लंदन को भी हो रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों में एमक्यूएम की तकसीम दर तकसीम और फिर बनावटी इत्तेहाद के बाद अंदरूने खाना चलने वाली लड़ाई ने कराची के शहरियों को एमक्यूएम से मायूस कर दिया है, और वो एक बार फिर एमक्यूएम लंदन की तरफ देख रहे हैं। बावजूद इसके कि उन्हें अल्ताफ़ हुसैन की वापसी नज़र नहीं आती, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि इस शहर को दोबारा बेहतरी की तरफ सिर्फ एक ही शख्स ले जा सकता है, और वो अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है, और इसकी बड़ी वजह मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान भी है, जिसके रहनुमाओं ने इदारों से अल्ताफ़ हुसैन की वापसी ना होने का वादा ले रखा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल और एमक्यूएम की अंदरूनी लड़ाई का एक फ़ायदा एमक्यूएम लंदन को भी हो रहा है। ये सवाल जब मैंने एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन अमीनुल हक के आगे रखा, तो उन्होंने मोहतात अंदाज में दावा किया कि महाजिर कौम आज भी एमक्यूएम के परचम और पतंग के साथ जुड़ी हुई है। अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इदारों से यही उम्मीद रखती है कि उन्हें कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जब जिसकी ज़रूरत हो उसे वॉशिंग मशीन से गुजार कर ले ही आया जाता है। और यही वो एक नुक्ता है जिस पर कराची के लोग आज भी अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की राह देख रहे हैं, और अब तो दुआ करने लगे हैं कि काश अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत ही पड़ जाए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों में बानियाने पाकिस्तान की औलादों के साथ जो कुछ हुआ है, इससे एक बात तो साबित है कि महाजिर कौम की तकदीर कोयले से लिखी गई है। ये मेरा जुमला नहीं है, एमक्यूएम के एक रहनुमा की ज़ुबान से निकली हुई बात है, जो दिल को लगी तो मैंने यहाँ बयान कर दी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।